रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और आज का मॉडल पेपर देख कर तो जाओ, यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में आपका 99 नंबर भी आएगा, नंबर भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे अपनी आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। और कहीं ना कहीं आपको घबराहट भी हो रही होगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ईजी होगा या टफ, पैटर्न किस प्रकार का होने वाला है। तो आपकी इन सभी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर के सोल्यूशन के साथ, जिससे अगर आपका गोल 70% है तो आपको 78% आप जरूर स्कोर करेंगे। और अगर आप 80% लाना चाहते हैं तो आपका 88% जरूर आएगा। अगर आपका गोल 90% है तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और हर एक चीज़ को जो है हम मॉडल पेपर में करवाने वाले हैं, इसका पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके इस समय एक एक मिनट की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए बिना देरी करते हम शुरुआत करते हैं अपने इस महा इंपॉर्टेंट कार्य की। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर आपके सामान्य हिंदी सब्जेक्ट का होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ऊपर यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में उसके नीचे आपका नाम लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। अब इतने कम समय में आपको करना होता है, इसीलिए एक बाजार से जो आपके कॉपी होती है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी, उससे आप खरीद लीजिएगा, 10-5 रुपये की मिलेगी। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 15 मिनट, ठीक है, दिए जाते हैं कि आप इससे क्वेश्चन पेपर को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देंगे, तो वहाँ पर आपके 15 मिनट बर्बाद नहीं करने होंगे। शुरू कर सकते हैं आप शुरुआत से बिना 15 मिनट गंवाए। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 2 खंड में दिया जाएगा, खंड का और खंड खा में, ठीक है। आपके खंड का में आ जाएंगे गद्य पद्य साहित्य के जो इतिहास के जो MCQ हैं, उसके बाद में गद्य पद यानी गद्यांश पद्यांश, ठीक है। और उसके बाद सभी लेखकों और कवियों की साहित्यिक परिचय, और उसके बाद में खंड काव्य, और उसके बाद में सभी कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, ये आपका खंड का में आ जाएगा। और खंड खा में आपका आ जाएगा सभी जो व्याकरण वाले टॉपिक हैं, उस संस्कृत खंड, पूरा संस्कृत खंड और पूरा आपका व्याकरण वाला टॉपिक, रचना अलंकार, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे खंड खा में। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड खा में क्या आएगा, गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के MCQ आएंगे, और ये पूरे 10 MCQ होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो यहाँ से आपके कुल कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 आपके गद्य साहित्य के इतिहास के MCQ होंगे, और 5 आपके काव्य साहित्य के इतिहास के MCQ होंगे, यानी पद्य साहित्य के इतिहास के MCQ होंगे। तो अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आपको चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने टॉप 50 गद्य एवं काव्य साहित्य के इतिहास के MCQ करा रखे हैं, आप जाकर जरूर देखें, ठीक है। आप चैनल पर जाएंगे, ठीक है, पॉपुलर में है, दूसरे नंबर का पॉपुलर सबसे वीडियो है, ठीक है। आप जाकर चैनल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लगभग कई हजार बच्चों ने उसे देखा है, ठीक है। आप चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो वहाँ से आपके 7 से 8 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लगातार क्लासेस करवा रहे हैं MCQ के गद्य पद्य साहित्य के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा गद्य साहित्य के MCQ, उसके बाद में आपके फिर आएंगे 5 काव्य साहित्य के MCQ। तो चलिए फटाफट पहले देख लेते हैं गद्य साहित्य के MCQ, उसके बाद हम क्या देखेंगे, काव्य साहित्य के MCQ। तो यहाँ पर गद्य साहित्य के MCQ में सबसे पहला क्वेश्चन ही दिया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, आपका ऑप्शन है मुंशी सदासुख लाल, रामप्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है, रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन है, सदल मिश्र की रचना कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदल मिश्र की रचना है नासिक केतोपाख्यान, ठीक है, ये है सदल मिश्र की रचना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति जो रचना है उसकी विधा कौन सी, यहाँ पर विधि लिखी हुई है लेकिन सही करिएगा, ठीक है। उसकी विधा कौन सी, चंद्रकांता संतति रचना की विधा कौन सी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधा कौन सी है तो विधा हो जाएगा उपन्यास। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन है तो आप बताएंगे चंद्रकांता संतति के जो रचनाकार हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है। चंद्रकांता संतति के रचनाकार कौन है, देवकी नंदन खत्री। उसके बाद में आपका यहाँ से आ जाता है, ठीक है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको पत्रिका के लेखक मिलेगा, ठीक है, पत्रिका मिलेगी और उसके संपादक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 5-6 पत्रिकाओं के मैं बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे, हिंदी प्रदीप के, ठीक है। और बाकी इंदुमती तो किशोरीलाल गोस्वामी की है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इंदुमती पहली कहानी है, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की है और पहली कहानी है।
वो जो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है और ये पहला मौलिक उपन्यास है। बाकी साहित्य सहचर भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है। अब देखिए शेखर एक जूनी तो अज्ञे की है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा दिया होता है तो आत्मकथा ही लगकर चले जाते हैं, लेकिन जो बाण भट्ट की आत्मकथा है यह एक उपन्यास है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है, ठीक है। और तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होंगे, तो वागधारा, ठीक है। वागधारा राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है, वागधारा, ठीक है। अब कितनी नाव में कितनी बार, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है, जल्दी जल्दी बताइए कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, शेखर एक जीवनी, 10 द्वार से सोपान तक, या फिर हरी घास पर क्षण भर, तो सबका एक ही आंसर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है। छायावाद की प्रमुख विशेषता, ठीक है। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता आप सभी को पता है, छायावाद में क्या किया गया है, सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया गया है, सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया गया है छायावाद युग में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दूसरा सत्ता, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नोट करिएगा इसे, ठीक है। आप सभी को भी पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का सबसे वायरल क्वेश्चन है कि दूसरा तार सप्तक, यानी दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपके मतलब कि कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ से एक नया क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी हुआ है कि हाँ 7 में से 3-4 सेट में ही ये सप्तक वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक, सुनिए ध्यान से, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1943 ईस्वी में, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन, तो इसमें 8 साल जोड़कर क्या बताएंगे 1951 ईस्वी, यानी दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा 1951 ईस्वी। और फिर अगर आपसे पूछा है कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो इसमें भी 8 वर्ष जोड़ेंगे, तो इसमें भी 8 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ठीक है। 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। और फिर और चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद, यानी 1979 ईस्वी में चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ, ठीक है। तो याद रखिए, अगर पूछा है पहला सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, उसके 8 साल बाद, और फिर तीसरा सप्तक उसके भी 8 साल बाद 1959 में, ठीक है। और चौथा सप्तक उसके 20 साल बाद, यानी 1979 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम में एक ना कोई प्रथम विधा की कोई रचना पूछ लेगा कि प्रथम कहानी, अगर आपसे पूछा है कि प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे इंदुमती, ठीक है। प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ठीक है। प्रथम एकांकी एक घूंट, ठीक है। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। तो प्रथम जो महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य किसका है, प्रथम महाकाव्य हिंदी का कौन सा है बताइए। तो ये जो साकेत है तो मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। प्रथम महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई का, ठीक है। बाकी रामचरितमानस तुलसीदास का है और पद्मावत और उमावत ये शायद मलिक मोहम्मद जायसी का है शायद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन सी है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, बताइए मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर जो त्रिपथगा है, ठीक है, जो यहाँ पर त्रिपथगा है वो किसकी रचना है, सबसे पहले बताइए त्रिपथगा किसकी रचना है, ठीक है। तो त्रिपथगा जो रचना है ये भगवती शरण की है, ठीक है। तो यह तो नहीं होगा, ठीक। और दूसरा क्या दिया गया है ग्राम्या, तो ग्राम्या या फिर परिवर्तन अगर पूछा जाए तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर लहर, आप सभी को पता है कि जो लहर है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। लहर जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है, ठीक है। लहर हो गया, आंसू हो गया, आंसू एक विरह काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, यही तो बचा प्रेमाम्बु प्रवाह, ठीक है। ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति, यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना, ठीक है। तो यहाँ से आपके 10 एमसीक्यू खत्म होते हैं, ठीक है। गद्य पद्य साहित्य के एमसीक्यू पूछे जाने थे आपसे, जो हमने आपको बता दिया, 5 गद्य के एमसीक्यू और 5 पद्य के एमसीक्यू। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है गद्यांश पद्यांश पर। आपको अपनी बुक में से गद्यांश पद्यांश का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 2 पद्यांश दिए जाएंगे। गद्यांश में भी आपको एक छांट कर लिखना होगा जो आपको आता है, और पद्यांश में भी आपको एक ही छांट कर लिखना होता है जो आता है, ठीक है। पूछा क्या जाता है कि हाँ ये संदर्भ बताइए और उसके बाद में व्याख्या कीजिए, और फिर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप पढ़कर सिर्फ आप संदर्भ तैयार रखिए तो और बाकी आपसे तो कर ही लेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लेखक और पाठ का नाम याद रखिए तो कर लेंगे, ठीक है। और फिर कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, इतने तो आप होशियार हैं ही। और उसके बाद में जो क्वेश्चन के आंसर है बाकी ये 2-3 दिए जाएंगे तो इस गद्यांश में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे, उसके बाद में पद्यांश का दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले गद्यांश को हम देखेंगे, ठीक है।
दिया गया है कि पहला गद्यांश की मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर को, तो आपको पता होगा कि ये किसका गद्यांश है, किसकी रचना का गद्यांश है। ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना का गद्यांश है, जो आपका सबसे फर्स्ट लेसन है, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, उसी का ये गद्यांश है, ठीक है, जो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस रचना में, अपनी इस रचना में वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या बताते हैं, राष्ट्र को स्वरूप में वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या बताते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी हमारा जो राष्ट्र है 3 अंगों से मिलकर बना होता है। पहला बताते हैं कि जो पहला इसका अंग है क्या है, भूमि, और दूसरा क्या है, लोग, और तीसरा लोगों की संस्कृति। और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन 3 चीज़ों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य जो है, मातृभूमि पर निवास करने वाला जो मनुष्य है वो राष्ट्र का दूसरा अंग है, ठीक है। पहला अंग भूमि, दूसरा अंग मनुष्य, और तीसरा मनुष्य की संस्कृति, ठीक है। और पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। अगर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो क्या कभी राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्रदान करती है, ठीक है। और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। जन यानी लोग, जो लोग हैं इस पृथ्वी पर रहने वाले, वो इस पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है, और पृथ्वी माता है। कहने का अर्थ यही है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि पहले तो सबसे से पहले कि हाँ इसका गद्यांश लिखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। कहने का अर्थ है कि आपको इसका संदर्भ लिखना है। अब देखिए, संदर्भ में तो आपको गद्यांश को पाठ और इसका लेखक का नाम लिखना होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, अभी हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे लिखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अब इससे जुड़े जो क्वेश्चन हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। इनसे जुड़े क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर इनसे जुड़े क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। और अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ में यही तो लिखना रहता है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, किसकी ये रचना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि आपको पता है जो गद्यांश का पाठ है क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या देगा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या आप बनाकर लिख सकते हैं, अभी हम इसको दिखाएंगे भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव हो, तो देखिए यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है का आंसर है इसी में मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो फिर राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है, यानी राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी और जन, तो इसका सिंपल अर्थ क्या हो जाएगा, राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा है पर आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी और लोग मिलकर क्या बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं। और पृथ्वी क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है, तो इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है, कि जन के कारण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जन के कारण यानी लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी अगर लोग हैं तभी तो पृथ्वी जो है लोगों की माता कही जाती है, अगर लोग ही ना होते तो माता किसकी कही जाती। तो इसीलिए पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है तो जन के कारण यानी लोगों के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर सबके कुछ आंसर हमने आपको बता दिया। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि लिखेंगे कैसे, ठीक है। और आप इसमें शॉर्ट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका गद्यांश, जो अभी अभी हमने आपको पढ़कर पूरा बता दिया था कि हाँ मातृभूमि पर निवास करने वाला, मैंने आपको पूरा पढ़कर बता दिया, ठीक है। एक एक लाइन हमने आपको बता दिया और फिर यहाँ से आपको हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। गद्यांश से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, क्या क्या दिए गए थे कि हाँ आपको शीर्षक और लेखक का नाम यानी पाठ और लेखक का नाम यानी संदर्भ लिखना था, ठीक है। जैसे हमने बताया कि हाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख देंगे। उसके बाद में राष्ट्र की कल्पना कब संभव है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आंसर, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया था, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं यानी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और फिर पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, जब उस पर पृथ्वी पर रहने वाले लोग हों, ठीक है, मनुष्य के कारण, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा सोल्यूशन इसका है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये है क्वेश्चन और उसके बाद में ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर आपका गद्यांश हो चुका है। अब इसी तरह आपको पद्यांश भी 2 दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2 पद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए पद्यांश में भी उसी तरह आपको गद्यांश पूछा है, मतलब उसी तरह आपको संदर्भ लिखने को कहा गया और व्याख्या लिखना होगा आपको पद्यांश का,
ठीक है, यानी आपको जो काव्यखंड है उसका, और उसके बाद में आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसको आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 दिया गया है, आप जो जानते हैं वो आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए आपको 2 दिए जाते हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, कि अगर एक नहीं जानते हो तो दूसरा ऑप्शन में रहता है, आप उसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है थोड़ा कठिन है, इसलिए हमें लिखना तो एक ही है, तो हम दूसरा कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान है। ठीक है, क्या दिया गया है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र रहे विजय पुरुष आसीन है, बंधे नर के कारों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर बढ़ता उतरता है, चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं वाकी, कहीं व्यवधान लांग सकता नर शरीर, गिरि संधु एक समान। ठीक है, तो इसका आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद में व्याख्या लिखना है, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसके बाद में व्याख्या, और फिर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चलता है नहीं बल्कि कहीं व्यवधान से क्या आशय है। ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको व्याख्या पता होगा तो ही शायद इसमें हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर पाएं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर आएगा हमारा क्या आएगा, साहित्य परिचय। ठीक है, तो चलिए इसको पहले फटाफट देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा आपके पद्यांश का पूरा सोल्यूशन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपकी बुक का ही है। हाँ भाई, आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट लिए हमने, मतलब खुद से अगर लिखते तो थोड़ा टाइम लगता, और मुझे आज ही आपको देना था इसका पूरा सोल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए आपकी बुक की कटिंग मैंने उठा कर रख दी है यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा पद्यांश भी हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन क्या आ गया, 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि अब आपको क्या करना है, आपकी बुक के जो भी गद्य के लेखक हैं और पद्य के जो कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको लिखने को आता है। ठीक है, अब इसमें भी आपको 3-3 दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपको 3-3 दिए जाएंगे, 3 कवि दिए जाएंगे और इसी तरह 3 लेखक दिए जाएंगे। आपको इसमें से करना एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए अगर आपको करने में दिक्कत होती है, ठीक है, साहित्यिक परिचय आपको याद नहीं होता है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चैनल पर आपको बस 2-3 वीडियो स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, साहित्यिक परिचय पूरे टॉप 5 जो साहित्यिक परिचय हैं आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिनको वही सबसे मेन जो साहित्यिक परिचय वही हमने करवाया है। ठीक है, 5 आपको 5 साहित्यिक परिचय मिल जाएंगे, आपको उन 5 के सिवाय आपको किसी का तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी करवा रखा था, लेकिन आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। ठीक है, फिर से करवाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय हम आपको गद्यांश में से करवा देंगे। ठीक है, और पद्यांश में से किसका करवा दें, बताइए भाई लोग। ठीक है, पद्यांश में से किसका करवा दें, तो जयशंकर प्रसाद जी का करवा देते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का करवा दे रहे हैं। ठीक है भाई लोग, जयशंकर प्रसाद जी का करवा दे रहे हैं। ठीक है, आपके गद्यांश में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और आपके जो पद्य है, ठीक है, उससे हम जयशंकर प्रसाद जी का करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं दोनों का साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखिए साहित्यिक परिचय तो पता सभी को होता है, लेकिन अगर आपको उसकी वर्ड लिमिट नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि एक अच्छा साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, आपको उसको लिखना नहीं जानते हैं, तो आपको हो सकता है शायद पूरे नंबर ना मिले। इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी होता है कि एक साहित्यिक परिचय अच्छा हम कैसे लिख सकते हैं, कितने वर्ड में लिखना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही बता देते हैं कितने वर्ड में आपको लिखना है। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा कि अधिकतम 80 शब्द में आपको लिखना होता है। ठीक है, अधिकतम आपको 80 वर्ड में लिखना होता है, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि 80 वर्ड तो बहुत कम होते हैं, और हम लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप 80 से 100 कर लीजिए, 120 भी कर लीजिए, पर हाँ 150 से ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक में जो होता है बहुत बड़ा बड़ा आप देखते हो तो दिया रहता है, और फिर आप उसे याद करके पूरा छाप देते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन बैंक में बहुत कठिन भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आए हैं, और आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन इस हमें साहित्यिक परिचय को लिखने से पहले सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसमें एग्जाम में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, तो जीवन परिचय क्यों लिखेंगे, तो जीवन परिचय लिखना जरूरी होता है। ठीक है, आपको साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको उनका जीवन परिचय बताना होगा, वरना आप बॉक्स में बनाकर इस तरह शुरुआत में जीवन का संक्षिप्त परिचय आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जीवन परिचय बताना होगा। आपको कुछ लाइनों में कि इनका, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, माता पिता और इनकी मृत्यु, बस इतना ही लिखना होता है जीवन परिचय। उसके बाद हम इनका साहित्यिक परिचय लिखते हैं जो कि मेनली पूछा जाता है, उसके बाद इनकी रचनाएं। ठीक है, और इस तरह अगर हम लिखते हैं तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हमें उनका जीवन परिचय बताना होगा, उसके बाद हम साहित्यिक परिचय, और उसके बाद में हम रचनाएं देखेंगे। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय भी इसके साथ ही लिखना होगा, और ध्यान में रखिए कि वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिए कि 80 से आप 100 कर लीजिए, 120 कर लीजिए, इतना ही रखिए, क्योंकि आपको बाकी भी तो क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में टाइम नहीं मिला और आप इसी में लग गए पूरे 150-200 वर्ड में लिखने में, तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे ना, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें जितना कहा जाए उतना ही करना है, जितने नंबर का पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको 80 शब्द में लिखना है, इतना ध्यान में रखिए। तो चलिए फिर लिखना शुरू करते हैं इनका साहित्यिक परिचय, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, इनका जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इनका जीवन परिचय, लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है,
क्या लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट कीवर्ड है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे या फिर आप ब्लैक पर से लिख दीजिएगा। जैसे कि इनका जन्म समय हो गया जो कि इंपोर्टेंट है सन 1907 ईस्वी में, और फिर इनका क्या हो गया जन्म स्थान हो गया बलिया जिले के दुबे का छपरा, तो आप इसको ब्लैक पर से लिख दीजिएगा या फिर आप इसे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि टीचर की नजर आपको डायरेक्ट आपके उस पर पड़ेगी इंपोर्टेंट कीवर्ड पर, तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट बनता है और वो बिना देखे पूरे मार्क्स दे देगा, पूरा नहीं पढ़ेगा, पूरा पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, कॉपी चेक करना, पूरे पढ़ते भी नहीं है, वो बस इंपोर्टेंट कीवर्ड को देखते हैं, उसके बाद नंबर देते हैं। तो आप इनको हाईलाइट कर दीजिएगा, इनको अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। ठीक, क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था, ज्योतिषमती देवी था। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ कई किताबों में ज्योतिष कली भी लिखा होता है, लेकिन जो इनका राइट आंसर होगा ज्योतिषमती ही होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, माता का नाम ज्योतिषमती। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक, यानी बहुत डीपली स्टडी किया। अब आप एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे कि डीप स्टडी किया, आपको हिंदी में ही लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे कि गहन अध्ययन किया। और फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे कि सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा यानी ज्योतिष की पढ़ाई इन्होंने की थी, और इनके पिता भी एक ज्योतिष ही थे, तो इन्होंने भी ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज ऐसा कि एक किसान का बेटा भी टॉपर बन सकता है और एक मजदूर का बेटा भी 95 नंबर ला सकता है, 95% प्लस नंबर ला सकता है। ठीक है, तो आज ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पिता ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने भी ज्योतिष की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा या फिर सम्मानित किया। और फिर लिखेंगे सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया, या फिर डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत हो गया, ये लिखेंगे। ठीक है, कि सन 1979 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और एक बार फिर से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे या फिर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका जीवन परिचय, जो कि हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना ही लिखने से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में तो बहुत लंबा लिखा गया है, बहुत बड़ा लिखा गया है, एक एक पेज में लिखा गया है। तो भैया आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहा क्या गया है कि आप इसे 80 वर्ड में लिखिए, और 80 वर्ड में आपको जीवन परिचय, साहित्य परिचय और रचनाएं तीनों लिखना है। लेकिन अगर आप इसी को गिन लेते तो यही 80 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे ज्यादा ही तो लिख रहे हैं, कम तो लिख नहीं रहे हैं, तो नंबर क्यों घटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही लिखना है। अगर आप इतना लिखेंगे तो ही आपके 120 130 वैसे ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे 100 वर्ड में लिख देंगे तो उससे कैसे लिखें। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपको इतना ही लिखिएगा, आप इतना ही लिखिएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इनका जीवन परिचय बहुत आसान शब्दों में। और फिर अब हम देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। अब साहित्य परिचय में क्या लिखेंगे, साहित्य परिचय में इनका साहित्यिक जीवन लिखेंगे कि साहित्य में इनका क्या क्या योगदान रहा, और साहित्य हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सब चीजें लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, लिखिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि डॉक्टर या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, ठीक है, निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, प्रसिद्ध संपादक और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे, और इसके साथ ही साथ एक कुशल वक्ता, यानी एक जो कहते हैं ना बेस्ट स्पीकर, एक बेस्ट स्पीकर वक्ता, वही वो जो भाषण देने वाला, ठीक है, एक कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, क्या थे, वे निबंधकार थे, आलोचक थे और उपन्यासकार थे, और इसके साथ साथ कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक यानी एक सक्सेसफुल टीचर थे। फिर क्या लिखेंगे, ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे, यानी संस्कृत में तो उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर ही ली थी, लेकिन बांग्ला में भी ये क्या थे, इनका प्रख्यात विद्वान थे। और इनकी रचनाओं में नवीनता तथा प्राचीनता दोनों का समन्वय था। ठीक है, यानी इनकी रचनाओं में आपको भारतीय साहित्य के, भारतीय इतिहास के भी आपको दर्शन होंगे और आधुनिक चीजें भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आप इनकी रचनाओं में देखेंगे तो। और फिर क्या लिखेंगे कि इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया, अभिनव भारती और विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। और फिर क्या लिखेंगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है, उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ठीक, ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। और अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इनकी रचनाएं लिखेंगे, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। यहां से लिखना शुरू करते हैं, इनकी रचनाएं यानी या फिर इनकी प्रमुख कृतियां, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित कृतियां निम्नलिखित हैं या फिर निम्न है। और फिर लिखेंगे इनका निबंध संग्रह, क्योंकि ये एक निबंधकार थे, तो क्या लिखेंगे इनका निबंध संग्रह। फिर लिखेंगे अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, आलोक पर्व, ये थे इनके निबंध। ठीक है, अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता और आलोक पर्व।
तो इनको भी जरूर याद करिए, क्योंकि हिंदी साहित्य और काव्य के जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लिखेंगे उपन्यास। उपन्यास में क्या लिखेंगे? बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। ठीक है, यहाँ पर बाणभट्ट की जो आत्मकथा है बहुत बार हिंदी के एमसीक्यू में पूछा गया है। गद्य पद्य साहित्य के जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो वहां पर बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है इसकी विधा क्या है, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं और यहाँ पर आत्मकथा देखकर उसको टिक लगा देते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा देखकर इसको आत्मकथा ही लगा देते हैं, लेकिन जो इसका राइट विधा है, इसकी सही विधा है, वो उपन्यास हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको दिक्कत होती है इससे, तो हमने एक वीडियो बनाए थे गद्य पद्य साहित्य का विकास, जिसमें हमने पूरे 50 एमसीक्यू ऐसे किए थे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी आने वाले हैं। तो जरूर देखिए, ये है वाली वीडियो, आप जाकर जरूर देखिए चैनल पर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में क्या लिखेंगे? साहित्य सहचर, सूर साहित्य और कबीर। साहित्य सहचर, सूर साहित्य और कबीर, यह भी पूछा ही गया है हिंदी साहित्य के एमसीक्यू में भी, यह पूछा गया है। उसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे इतिहास। इतिहास में क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, ये हो गया इनका इतिहास। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं इनकी ऐसे लिख देंगे। अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपको विधा नहीं याद है, जैसे आपको विधा याद है तो आप इस तरह करके अच्छे से लिख देंगे तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको विधा नहीं याद है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब आप कुछ 4, कम से कम आपको इनकी 4 रचनाएं पता होनी चाहिए, और फिर रचनाएं डालकर या फिर हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृतियां रचनाएं। उसके बाद लिखेंगे इस तरह लिखेंगे 1, ठीक है, 2, 3, इस तरह करके 4 आप लिख दीजिएगा। और जैसे कि आलू अशोक के फूल हो गया, कुटुज हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया, साहित्य साचर, जिनकी प्रमुख रचनाएं, इस तरह करके 4-5 रचनाएं आप लिख देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप विधा साहित्य याद कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी यह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका साहित्य परिचय, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बता दिया। अगर आप इसी तरह लिख देते हैं तो आपको आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपके पूरे नंबर मिलने के चांस। और अगर आपको निबंध लिखने में दिक्कत होती है तो आप ये वाली क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे निबंध को, जैसे कि टॉप 5 क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, विज्ञान हो गया और अनुशासन, तो ये टॉप 5 निबंध हमने इनमें इस क्लास में हमने एक ही क्लास में हमने किया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये हो गया। और अगर आपको पत्र लेखन में दिक्कत होती है तो आप चैनल पर ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखें, जिसमें हमने सभी पत्र लेखन को कवर किया था। यहाँ तक कि सारी कहानियों का सारांश और उद्देश्य भी हमने एक ही क्लास में कवर कर रखा है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। फिर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, लेकिन लाइक से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप हमारी सारी क्लासेस आसानी से देख पाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। एक धनी महादानी परिवार, एक वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, और जो इनके पिताजी थे वो सुगनी का व्यापार करते थे। अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको अगर हम हाईलाइट कर देते हैं तो भी और 4 चांद लगने वाली बात हो जाती है। जैसे यहाँ पर हो गया 1889, 1889 ईस्वी में। ठीक है, और काशी हो गया, ये काशी हो गया, इसको अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं या फिर आप इसे ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो भी अच्छा हो जाता है। टीचर की नजर डायरेक्ट उस पर पड़ती है और बिना पढ़े पूरा नंबर आपको दे देता है। ठीक है, फिर इसलिए आप इसे अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा या फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। आप इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, क्या नाम था? इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद साहू, उनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, याद रखिएगा। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही थी। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके भाई शंभुनाथ जो थे, इन्होंने ही इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराया। सर्वप्रथम से क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था, लेकिन फिर घर पर आ गए और घर पर ही इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी ज्यादा। शुरुआत में तो जब माता पिता थे तो इनका बचपन जो था बहुत ही सुखमय था, बचपन बहुत ही सुखद था इनका, क्योंकि एक व्यापारी के घर पैदा हुए थे। तो लेकिन जब इनके पिता के बचपन में मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है इनकी स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ये क्षय रोग से पीड़ित भी हो गए। और सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, इस तरह लिखेंगे सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही, यानी मात्र 48 वर्ष की आयु में। अगर आप देखोगे जो भी हमारे पुराने गद्य लेखक हैं और पद्य कवि हैं, अब देखो 70 साल, 80 साल, 90 साल तक जीते हैं। यहाँ तक कि कोई 100-150 जो कबीरदास और वो थे ना, तुलसीदास, सब 100 को ही ऊपर गए हैं, लेकिन इनकी 48 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अल्पायु में ही क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय, जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, 4 से 5 लाइनों में लिखना होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा हमें लिखना नहीं है, बस हमें इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना कुछ लोग बोलेंगे इतना लिखने से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे भैया। अब देखिए 80 वर्ड में आपको पूरा लिखने को रहता है, मतलब जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं। अगर आप इसे गिनेंगे तो जीवन परिचय लगभग 50 से 60 वर्ड में हो जाता है। तो 100, 120 के आसपास ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे।
ठीक है, हमें पूरे नंबर मिलेंगे, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा जीवन परिचय। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में लिखना होता है कि साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, साहित्य में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था। ठीक है, ये लिखना होता है। तो चलिए फिर लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य परिचय। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं, या फिर हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का एक गौरवपूर्ण स्थान है। ठीक है, फिर लिखेंगे ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद में आपको 4 इंपोर्टेंट लेखक पूछे जाते हैं जो छायावाद के स्तंभ कवि हैं। प्रसाद वर्मा, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ये 4 हैं छायावाद के स्तंभ कवि। तो एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू से याद है कि आपने अगर हिंदी गद्य पद साहित्य के एमसीक्यू में दिक्कत होती है तो जाकर चैनल पर ये वाली वीडियो देखिए, इसमें हमने टॉप 50 गद्य पद साहित्य के ऐसे एमसीक्यू करवाए थे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार यहाँ आने के पूरे चांसेस है। तो एक बार जाकर चैनल पर जरूर विजिट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पत्र लेखन की वीडियो देखनी तो वो भी चैनल पर मिल जाएगी। इसमें हमने सारे पत्र को एक ही क्लास में कवर किया था। और निबंध लेखन की वीडियो जिसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, ज्ञान के चमत्कार या फिर विज्ञान वरदान है साफ, और फिर अनुशासन, बहुत सारे निबंधों को मतलब एक ही क्लास में हमने निपटारा किया था, जो भी टॉप 5 निबंध है। ठीक है, उसके बाद सारी कहानियों का सारांश और उद्देश्य भी हमने एक ही क्लास में कवर कर रखा, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इंग्लिश में सारे सेंट्रल आइडिया भी एक ही क्लास में किए थे, आप जाकर चैनल पर जरूर देखिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। आगे क्या लिखेंगे, ये प्रसाद जी अपने काव्य में मान्य मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है, बढ़ावा दिया है, हिंदी को बहुत आगे ले गए हैं। और जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे, यानी ऑलराउंडर थे। इनको जो भी नाटक थे, एकदम प्रसिद्ध नाटक थे, इनकी हर एक रचना मतलब सुपरहिट सिद्ध हुई है। ठीक है, अगर आप इनकी कोई भी रचना उठाकर अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा, एनिमेटेड एक मूवी की तरह है। तो इनकी जो भी कहानी, जो भी उपन्यास, इन्होंने नाटक लिखे हैं, सारे हिट हुए हैं। ठीक है, और ये ऑलराउंडर थे अपने समय के। कोई नाटक में होता है, कोई उपन्यास में होता है और कोई कहानी में होता है, लेकिन ऐसे कवि थे जो हर एक क्षेत्र में इनका दबदबा रहता था। ठीक है, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है, यानी इनके काव्य में प्रेम की सुंदरता दिखाई देती है, प्रेम और सौंदर्य की छवि आपको दिखाई दे। अब श्रद्धा और मनु वाला पाठ ही देख लीजिए, जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। तो इनके काव्य की ये उत्कृष्टता है, इनके काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। या अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और घर पर ही रहकर इन्होंने सारी भाषाएं सीखी थी। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इन्हें इससे छूता नहीं रहा। ठीक है, हिंदी साहित्य का कोई भी क्षेत्र इनसे छूटा नहीं रहा, ये हिंदी साहित्य के ऑलराउंडर थे। ठीक है, तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। और ये थोड़ा हम बड़ा लिखेंगे, क्योंकि मेनली पूछा जाता है साहित्यिक परिचय है, तो इतना हमें लिखना होता है साहित्यिक परिचय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर हम जीवन परिचय छोटा भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन साहित्यिक परिचय में थोड़ा बड़ा लिखना होता है, तो इतना हम लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इनकी रचनाएं या फिर कृतियां। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कृतियां या फिर रचनाएं, और फिर लिखेंगे कि ये शंकर प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम काव्य संग्रह की बात करें, तो इनका क्या हो जाएगा, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनका महाकाव्य और प्रेम पथिक आदि। ठीक है, और जो आंसू है या विरह काव्य है। और नाटक की बात करें तो नाटक में इनका आ जाता है जन्मेजय का नाग, एक घूंट, अजात शत्रु और अस्कंद गुप्त, इनके जो है नाटक हैं। और फिर अगर कहानी की बात करें तो कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये सारी इनकी कहानियां हैं। और उपन्यास कौन से इनके, कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती जो थी अपूर्ण ही रह गई थी, क्योंकि ये इसी की रचना कर रहे थे तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था, तो वो अपूर्ण ही रह गई, कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस तरह आप लिख देंगे। अब अगर आपको इस तरह लिखने में मान लीजिए दिक्कत होती है, आपको नहीं पता कि ये काव्य संग्रह है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आपको इस तरह लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो आप सिर्फ इस तरह सिंपल से हेडिंग डालेंगे, रचनाएं या फिर कृतियां, और उसके बाद इस तरह लिखेंगे। आपको कम से कम की 4 रचनाएं तो पता होनी चाहिए। इस तरह 1 2 3 इस तरह करके 4 लिखेंगे, और फिर इनकी 4 रचनाएं लिख देंगे, बस हो जाएगा हमारे काम। ठीक है, इस तरह भी लिख देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विधा भी साथ में याद रख कर चलिए, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो आपको बताने में। ठीक है, इसलिए आप विधा भी याद रखिए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको विधा नहीं आते तो उस तरह जैसे कि हमने बताया आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये होगा इनका साहित्य परिचय, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में हमने इनको बता दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। और अगर आप इस तरह लिख देंगे तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। अभी तो मैथ और केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्द ही चलेंगी। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो फिजिक्स की क्लास अभी चल रही हैं, और हिंदी के तो लगातार चल रही है, हिंदी के लगातार रिवीजन करवा रहे हैं, और इंग्लिश के भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती है। और हाँ, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो आप ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई करें, क्योंकि हमने भी वहीं से पढ़ाई करी है, और हमने वहीं से पढ़ाई करके 94% हमारा स्कोर आया था, ठीक है, हाई स्कूल में। तो आप जाकर उस चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि वहां से जो आप भी पढ़ेंगे उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और आप वहां पर जाकर देखो, लाखों बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं और टॉपर बनते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं साहित्यिक परिचय समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने दोनों का साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से बता दिया, और आपके यहाँ से 10 नंबर की जो साहित्यिक परिचय है ये भी आपके कन्फर्म होते हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका इससे डर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप देखकर एक बार जाते हैं तो आपके यहाँ से 95% जो क्वेश्चन है आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, मार्केट से जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है वो लाकर, ठीक है, तो बिल्कुल भी डर तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ठीक है। और अगर आपका सपना था 75 लाने का, तो आप 95 लेकर आओगे, ठीक है। तो चलिए फिर, तो बने रहेगा इसी तरह अंत तक, ठीक है। अब चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहानियों का सारांश और उद्देश्य लिखना होता है। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक ही करना होगा। तो यहाँ पर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहानियां आपको बता देता हूँ। आपका जो ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, और तीसरा बहादुर, ये 3 कहानी अगर आप तैयार कर लेते हैं इनके सारांश और उद्देश्य, तो आपको कोई दूसरा तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने एक ही क्लास में सारी कहानियों का सारांश और उद्देश्य करवा चुके हैं, ठीक है भाई लोग। तो जाकर एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। और चलिए, अब यहाँ पर अब देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ध्रुव यात्रा से पूछा जाएगा, पंचलाइट से और बहादुर से, यही इसी 3 से बनना है, ठीक है। इसके 3 के बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। या तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य हमें लिखना है, या तो फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। तो यहाँ पर हम आपको पंचलाइट कहानी का सारांश करवा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये है, ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको पंचलाइट कहानी का सारांश करवा देते हैं। फिर चलिए देख लेते हैं इसका सारांश कैसे लिखेंगे। तो पंचलाइट कहानी की शॉर्ट समरी मैं आपको बता देता हूँ। जो पंचलाइट कहानी वो बिहार के छोटे से परिवेश की कहानी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गांव जो होता है कई टोलियों में बटा होता है, और जिसमें एक टोली होती है महातो टोली, जो अपने कुछ पैसे जुटाकर पंचलाइट खरीद कर लाती है, लेकिन किसी को जलाना नहीं था। अब अगर दूसरे गांव से दूसरे टोली वाले व्यक्ति को बुलाएंगे तो अपमान महसूस होगा, इसीलिए वो एक ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिस पर प्रतिबंध लगा होता है। प्रतिबंध इसलिए क्योंकि वह गांव की एक लड़की मुंदरी से प्रेम करता है, और उसे देखकर उसके घर के चक्कर लगाता है और सलम सलम सलीमा वाला गाना गाता है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर उसे ही बुलाया जाता है, और वो आता है और जला देता है। तो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे होते हैं वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। तो ये था इसका शॉर्ट समरी जो हमने आपको बता दिया। अब हम चलिए देख लेते हैं पूरा इसका सारांश कैसे लिखेंगे। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी। लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक प्रवेश की कहानी है। पंचलाइट, जिसे पंचलाइट कहते हैं, कहानी के माध्यम से ग्रामवासियों की मनोस्थिति की वास्तविक झांकी प्रस्तुत की गई है। यानी गांव की वास्तविक दशा का वर्णन किया गया है, गांव की एक रियल इमेज दिखाई गई है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार आवश्यकता बड़े से बड़े अवगुण या निषेध अथवा रूढ़िगत संस्कार को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस कहानी का यही उद्देश्य है कि कैसे कि आवश्यकता, कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि आवश्यकता बड़े से बड़े अवगुण और निषेध या अथवा रूढ़िगत संस्कार और जो बुराइयां होती हैं उनको भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ से कहानी का सारांश शुरू होता है। क्या है कहानी का सारांश? कि महातो टोली के लोग पंचलाइट खरीद तो लाते हैं, लेकिन जलाना नहीं जानते हैं। इस टोली के लिए यह अपमान की बात है। समस्या के समाधान के लिए मुनरी, यहाँ पर मुमरी लिख गया है लेकिन इसे सही कर लीजिए, मुनरी अपने प्रेमी गोधन, जिसका हुक्का पानी बंद है, उसके बारे में बताती है कि उसे पंचलाइट जलाना आता है। और फिर उसकी सहेली पंचायत को बताती है, और फिर गोधन आता है और पंचलाइट जला देता है। फिर गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सरदार गोधन के साथ खून माफ़ कर देता है, यानी उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लेता है। ठीक है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। और मुनरी की माँ गुलरी काकी रात के भोजन पर उसे आमंत्रित करती है। जो मुनरी की माँ होती है गुलरी काकी, वो पहले गोधन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो पंचलाइट जला देता है और
तो उससे समाज में एक सम्मानित स्थान मिल जाता है, समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो मुंदरी की जो माँ होती है गुलरी का की रात के भोजन पर उसे आमंत्रित कर लेती है और गोधन और मुंदरी का प्रेम फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ये था कहानी का सारांश जो हमने आपको पहले भी शॉर्ट में बता दिया था। तो आप पंचलाइट कहानी का सारांश भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके 6 नंबर तक हमने पूरा खत्म कर लिया है। हमने पूरा गद्य पद्य साहित्य के एमसीक्यू भी देख लिए और गद्यांश पद्यांश भी देख लिए, संदर्भ व्याख्या सहित। उसके बाद में सभी लेखकों के साहित्यिक परिचय भी देख लिए। उसके बाद में सभी कहानियों का सारांश और उद्देश्य भी हमने देख लिया। ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है खंड काव्य के आधार पर। ठीक है, खंड काव्य के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये देखिए खंड काव्य। ठीक है, अब ये जो खंड काव्य होता है आपके जिले वाइज होता है। ठीक है, कुछ जिलों में कुछ दूसरा लगता है, कुछ जिलों में दूसरा लगता है। तो ये आप अपने जिले वाइज इसे तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तो मैंने क्या बताया कि मैं गोंडा का हूँ, तो मुझे यहाँ पर त्यागपति, इसमें से त्यागपति दिया गया है, तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन कोई ढूंढ कर लिख देना होगा। ठीक है, जैसे कि त्यागपति का आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र या फिर इसके चतुस्सर्ग की कथा जो है संक्षेप में लिखना होगा, यानी इसका सारांश लिखना है। ठीक है भाई लोग, इसी तरह आपको अपने अपने जिले का तैयार कर लीजिएगा, वरना आप अपने जिले का नाम कमेंट करो, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, आपके जो भी खंडकाव्य है उनकी वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, बनाकर सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब देखिए खंड का पूरा खत्म हो चुका है। खंड का में क्या था आपका गद्य पद्य साहित्य का एमसीक्यू, गद्यांश पद्यांश, लेखकों के साहित्यिक परिचय और कवियों के साहित्यिक परिचय। उसके बाद में सभी कहानियों का सारांश और खंड का पूरा ये खंड का में था जो हमने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, आपका आ जाता है खंड खा। ठीक है, खंड खा। अब खंड खा में आपका पूरा संस्कृत खंड, ठीक है, सब पूरा संस्कृत गद्यांश पद्यांश और पूरा जो व्याकरण खंड है आपका। ठीक है, उसके साथ ही साथ रचना अलंकार पद लेखन और निबंध लेखन, ये सारे टॉपिक आपके खंड खा में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब देखिए इसमें भी वही उसी तरह दिए जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आपको उसमें गद्यांश पद्यांश में दिए जाते थे उसी तरह अब संस्कृत गद्यांश पद्यांश में भी दिए जाएंगे। आपको कोई 2 दिया जाएगा, 2 में से एक छांट कर लिखना होगा। ठीक है, 2 गद्यांश दिया जाएगा, 2 पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 2 गद्यांश दिया जाएगा, इसमें से जो हम जानते हैं उसे हम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला है मैं यही आपको करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आसान है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, आसान की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत ना व अरे जया कामाया जया प्रियो भवत, आत्मस्तु वै कामाय प्रिय भवति ना व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, आत्मस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति ना व अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवत, आत्मनस्तु वै कामाय सर्व प्रियम भवति। ठीक है, तो ये रहा भाई आपके संस्कृत गद्यांश का पूरा अनुवाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया और उसके बाद में क्या, अब हमें संस्कृत गद्यांश भी हो गया। ठीक है, संस्कृत पद्यांश। ठीक है, संस्कृत पद्यांश। अब यहाँ संस्कृत पद्यांश में आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक देखिए अथवा करके एक और दिया गया है, तो यहाँ से हमको करना तो एक ही है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वही कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, तो हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है कि भाषासु, ठीक है, दिया गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। कहने का अर्थ है कि भाषासु यानी भाषाओं में मुख्य यानी मुख्य, मधुरा मतलब मधुर और दिव्य मतलब अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक, भाषासु मतलब भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक गिरवाण भारती। गिरवाण भारती का मतलब होता है संस्कृत यानी देवताओं की वाणी, संस्कृत को ही कहा गया है देवताओं की वाणी। ठीक है, तो भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक जो है क्या है, संस्कृत है। और तस्या ही मधुरम, ठीक है, और जो उसके मधुर काव्य हैं वो बहुत सुंदर हैं। ठीक है, और उससे भी सुंदर तस्मादप, और उससे भी सुंदर क्या है, सुभाषितम, उसकी जो सूक्तियां हैं, उसके जो श्लोक हैं। ठीक है, भाषासु मुख्यास मधुरम मधुरा दिव्या गिरवाण भारती यानी भाषाओं में सबसे मधुर और मुख्य मधुर और अलौकिक जो भाषा है क्या है, गिरवाण भारती यानी संस्कृत है। उसके मधुर काव्य है, उसके बहुत जो काव्य है बहुत ही मधुर है, और उससे भी मधुर क्या है, उसके सुभाषितम यानी उसकी सूक्तियां, उसके श्लोक। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अनुवाद का हमने आपको बोलकर बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लिख दीजिएगा इस तरह। ठीक है, बोलकर हमने बता ही दिया है। अब चलिए यहाँ से आपका व्याकरण खंड आ जाता है। ठीक है, व्याकरण खंड आ जाता है। यहाँ पर व्याकरण खंड के कुछ एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, जैसे कि हो गया मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये कुछ टॉपिक दिए जाते हैं व्याकरण के। ठीक है, जिनको आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है कि लोकोक्ति का मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, और इसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, इसमें यहाँ पर आपको 1 सेकंड 4 दिया गया है। अब देखिए 4 में से आपको लिखना एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 2 बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अंगूठा दिखाना, अंगूठे दिखाने का क्या मतलब है, अंगूठा दिखाने का मतलब है इंकार कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर आप मैं यहाँ पर लिख नहीं जाएगा लेकिन ठीक है नोट कर लीजिए। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है, इंकार कर देना, इंकार कर देना। ठीक है, जब वह अपने उधार के पैसे मांगने गया, वाक्य प्रयोग में आप इस तरह लिख दीजिएगा। ठीक है, कि जब वह उनसे कोई भी किसी से या फिर कोई दुकानदार जब उनसे अपना उधार का पैसा मांगने गया
तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, यानी इनकार कर दिया, ठीक है। अब अगला क्या है कि पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना का मतलब है मुसीबतों का आ पड़ना, ठीक है, मुसीबतों का आ पड़ना या फिर मुसीबतें पड़ना। और उसके बाद में अब धूल में मिलाना, शायद इसको याद नहीं है, ठीक है। पानी पानी होना, ठीक है, पानी पानी का अर्थ है लज्जित होना, ठीक है, या फिर शर्मा जाना, सैया को देख के पानी पानी हो गई, ठीक है, वो वाला, ये शर्मा जाना, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में आप वाक्य प्रयोग कर ही लेंगे, इतने तो समझदार हैं ही। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में आपको करने के लिए देता हूँ, ठीक है, अपठित गद्यांश, क्योंकि मैं आपको बता तो दे सकता हूँ हाँ, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होगी। आप अपठित गद्यांश आपके बुक का नहीं होता है, ठीक है, बाहर से आता है। तो आप अगर एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, इसके छोड़ लेकर आप इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इससे, ठीक है, आप इसे सोल्व कर लीजिए। इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, तो एक करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर अगला से व्याकरण टॉपिक आ चुका है, ठीक है। अगला शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। शब्द युग्मों का आपको सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है, कि सकल शकल। अब इस तरह दिया जाता है, ये वाला शकल और वो वाला शकल है। अब देखिए दोनों सामने अंतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए लिखने में तो अंतर है, लेकिन उच्चारण एक ही जैसा लग रहा है। तो इसमें आपको 2 शब्द दिए जाते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन जो इसके अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपके दोनों के अलग अलग अर्थ बताना है। तो आपको पता है जो सकल मतलब क्या होता है, बताइए, सकल मतलब क्या होता है? सकल मतलब आपका होता है संपूर्ण, ठीक है, सकल मतलब क्या होता है? संपूर्ण। और सकल मतलब खंड, सकल मतलब खंड होता है, ठीक है, वो वाला सकल। ये यहाँ पर आधा का है, लेकिन आधा का नहीं होगा, ठीक है, सकल और वो वाला सकल, ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ, ये वाला सकल, ठीक है, इसका अर्थ होता है खंड, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा क्या गया था, सकल सकल, तो यहाँ पर जो पहला सकल है इसका अर्थ हो जाएगा संपूर्ण और दूसरा सकल का अर्थ क्या हो जाएगा, खंड, ठीक है। तो यानी इसका जो भी आंसर है ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बा नंबर, ठीक है। फिर अगला यही क्वेश्चन फिर दिया गया है, ठीक है, कि आपको एक अर्थ, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है अंश और अंशु। अब इसका बताइए सही अर्थ का जोड़ा क्या होगा, सही अर्थ का जोड़ा। तो आपको पता है अंश, अंश का मतलब क्या होता है, भाग। अंश का मतलब वो हमारे वंश का अंश है, हमारे परिवार का अंश है, यानी भाग है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अंशु, अंशु का मतलब होता है किरण, ठीक है, यानी इसका द आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको एक शब्द के लिखना है, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूँ, अब जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मित्र के 2 अर्थ और जलज के 2 अर्थ, ठीक है। चलिए अब मित्र का तो एक तो दोस्त सभी को पता है, ठीक है, दोस्त, और दूसरा आप लिख लीजिए सूर्य, ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। और जलज की बात करें तो एक हो जाएगा कमल, ठीक है, कमल, और दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए जलज का मतलब ही क्या होता है, जल में उत्पन्न होने वाला। तो पहला हो जाएगा कमल, अभी जल में उत्पन्न होता है, और दूसरा हो जाएगा आपका शंख, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका शंख, क्योंकि शंख भी जन्म लेता है जल में, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अरे चलिए ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगी, ठीक है, बस कुछ ही देर की होगी। और फिर देखिए ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है, बस ये खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़े से बचे हैं। और तो यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या देगा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है, आपको पूरा एक वाक्य दिया जाता है जिसका अर्थ आपको एक वर्ड में लिखना होता है। जैसे आपसे पूछा जाए जिसको दिखाई नहीं देता, तो आप बताओगे अंधा, ठीक है। जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जिसका पति मर गया हो विधवा, और जिसका पत्नी मर गई हो विधुर, ठीक है। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो निरक्षर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया कि जिसका कहीं अंत ना हो, तो ये हो जाएगा अनंत, ठीक है, जिसका कहीं अंत ना हो जाएगा अनंत, ठीक है। अगण क्या होता है, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, वो होता है अगण, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो ये होता है क्यूरियस, क्यूरियस यानी क्या हो जाएगा इसका, जिज्ञासु, ठीक है, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, यानी इसका बा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिनको आपको शुद्ध करके लिखना होगा, यानी ये गलत वे में लिखे होंगे, ठीक है, इनको आपको सही करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, और इसको आपको सही करना है। तो क्या लिखेंगे भैया, परीक्षा पद्धति बदलना नहीं, परीक्षा पद्धति बदलनी होता है, ठीक है, परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने अनेकों बार यात्रा की है, ठीक है, तो अनेकों खुद में बहुवचन शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर अनेकों ना होकर के सिर्फ अनेक होगा कि मैंने अनेक बार यात्रा की है, ठीक है भाई। और परीक्षा पद्धति क्या बदलनी चाहिए, ठीक है, इस तरह मात्रा लगा लेंगे। और उसके बाद में फिर अगला दिया है कि यहाँ केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, ध्यान से पढ़िए, केवल यहाँ, यानी कहने का मतलब कि सिर्फ यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं और कहीं नहीं रखी, ठीक है। तो यहाँ पर जो केवल है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ यहाँ केवल, तो ये हो जाएगा कि यहाँ केवल 4, ठीक है, ज़्यादा नहीं, केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। तो इस तरह इसे आप सही से लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यह देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुद्ध अशुद्ध वाक्य का तो राजा है राजा, ठीक है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब भाई लोग देखिए, यहाँ पर जो कवयित्री होता है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कवित्री इस तरह नहीं लिखा होता है। कवित्री इस देखिए, हम बहुत बार आपको हजारों चक्कर बता चुके हैं, ठीक है, कवयित्री इस तरह लिखना होता है, ठीक है, कवयित्री, ठीक है।
तो इस तरह नहीं लिखा जाएगा, कवित्री सही से लिख दीजिएगा आपके। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि हाँ परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। मैंने अनेकों नहीं अनेक बार यात्रा की है, केवल 4 नहीं, यहाँ केवल यहाँ 4 पुस्तकें नहीं, यहाँ केवल 4 पुस्तकें, ठीक है। और फिर यहाँ पर कवित्री गलत लिखा, आप इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब यहाँ पर आपको रस छंद अलंकार लिखना होता है, इसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं, ठीक है। रस छंद अलंकार वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपको 2 रस 2 छंद 2 अलंकार दिए जाएंगे, एक छांट का लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम अब ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लेंगे, हमने करा रखा है, आप जाएंगे तो देखेंगे इसके नीचे वाली ही वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस इसके नीचे वाली वीडियो आपको, ये वाली वीडियो है, ठीक है, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, इसका लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि रस अलंकार हम यहाँ से देखिए पूरा महामैराथन करवा चुके हैं, 1 घंटे में पूरा रस अलंकार खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है। ज़्यादा नहीं, परसों ही करवाया था मैंने, ठीक है। कल तो फिजिक्स क्लासेस हुई थी, ठीक है। तो परसों मैंने करवाया था रस अलंकार का महामैराथन, जिसमें हमने पूरे रस अलंकार खत्म किए थे, ठीक है। तो आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा आपका जो रस अलंकार का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको पत्र लेखन का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें हमने पत्र लेखन करवाया था, कि हमने वहाँ पर आपको बताया था कि वहाँ पर आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 पत्र पूछे जाते हैं। पहला आपसे नियुक्ति है तो आवेदन के लिए पत्र, दूसरा आपको बैंक से ऋण लेने के लिए पत्र पूछा जाता है, और तीसरा आपसे पूछा जाता है अपने नगर की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर एक बार देख लीजिए, हमने सभी पत्र एक क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। अभी हमने कल भी करवाया था, ठीक है। कल नहीं, अभी हमने सुबह ही, आज सुबह मैंने करवाया है, ठीक है। कल हमने करवाया था लेकिन वीडियो हमने आज अपलोड किया, आप जाकर देखिए एक बार, ठीक है। इसके नीचे वाली ही वीडियो है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर फिर से करवा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक करवा दे रहे हैं, ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको लिखना क्या है, मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं ऊपर कि हाँ आपको लिखना क्या रहता है, थोड़ा बोल कर बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि आपको लिखना किस है, ठीक है। शाखा प्रबंधक, बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद उसका पता, ये हो जाएगा, 3 लाइनों में आप इसे लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना रहेगा, सविनय महोदय। उसके बाद में लिखेंगे कि हाँ महोदय, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, महोदय, श्रीमान, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में अगर आप अपने उच्च शिक्षा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बैंक को पत्र, उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेना है आपको, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ मैंने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, मतलब कि आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम ही जरूरी नहीं है, कुछ भी लिखकर कि हाँ यहाँ से मैंने अपना जो पढ़ाई है 10th की 12th की वो हमने यहाँ से कंप्लीट की है, और अब मुझे, और फिर जहाँ एडमिशन लेना है कि हाँ अब मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, यहाँ पर मुझे प्रवेश लेना है, और इसके लिए मुझे रुपए की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी आवश्यक कागजात चाहिए वो हमने लेटर के साथ, आवेदन पत्र के साथ हमने कॉपी करके भेज दिया है, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस जो है आप करके हमें जो अपना ऋण है वो हमें प्रदान करें, ठीक है। इस तरह आपको लिखना होता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे लिखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हाँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी पत्र, इसमें हमने जो बताया कि हाँ तीनों पत्र जो है, तीनों पत्र में आपको कोई भी पत्र लिखने को आ जाता है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है। सबसे कॉमन लाइन सेवा में। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद में हम जिससे पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। शाखा प्रबंधक या बैंक मैनेजर भी आप लिख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ये एक बैंक का नाम है, इस तरह आप भी लिख सकते हैं कि हाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, ठीक है। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद में बैंक का पता भी लिख देंगे। इन 3 लाइनों में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे, बैंक मैनेजर, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, रामनगर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, ये हो गया इसका पता, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि हाँ किसको लिखना है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे महोदय, या महोदय न करके आप श्रीमान भी लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे कि महोदय या श्रीमान, विनम्र या फिर सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुई यूपीसीपीएमटी की परीक्षा में या फिर मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये पत्र लिखने से पहले आपको ये लिखना जरूरी होगा कि हाँ आपने कहाँ से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस क्लास की, ठीक है। या फिर आप 10th 12th की भी आप लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम लिखकर कि मैंने यहाँ से 10th या 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और मुझे प्रवेश के लिए यानी अपने, अब जहाँ आपको प्रवेश लेना है वहाँ के इस कॉलेज का नाम लिखकर कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रवेश लेना है और मुझे रुपयों की ज़रूरत है, ठीक है। कि प्रवेश के लिए मुझे संपन्न हुई काउंसलिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद आवंटित हुआ है, ठीक है। यानी इनको यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज साइंसेज हैदराबाद में एडमिशन मिला है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद किस संस्थान में प्रवेश यानी प्रवेश एडमिशन के लिए और अन्य व्यय यानी कापी किताब खरीदने के लिए मुझे 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये रुपये कभी कभी लिख कर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लिख कर नहीं आता। आपको 5,000 10,000 कुछ भी आप अपने मन से जो चाहें लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता है। और फिर क्या लिखेंगे कि इस चिकित्सा, एक सेकंड, ये शिक्षा गलत लिखा हुआ है, शिक्षा आप सही कर लीजिए, ठीक है। आप शिक्षा यहाँ पर बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, तो अब कहीं भी शिक्षा गलत लिखा हुआ है दिखे तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। कि चिकित्सा शिक्षा के लिए मैंने
आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षा सही कर लीजिएगा, ठीक है, शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ, कि मैं आपके बैंक से हाँ 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ अपनी डॉक्टर की शिक्षा के लिए, चिकित्सक शिक्षा के लिए। और ऋण प्राप्त करने के लिए जो सभी आवश्यक प्रपत्र हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आप क्या बताएंगे कि जो भी आवश्यक प्रपत्र हैं, जो भी आवश्यक कागजात हैं, ठीक है, आवश्यक कागजात जैसे कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब क्या किया हमने आवेदन पत्र के साथ ही हमने संलग्न कर दिया है, संलग्न करके हमने आपके पास भेज दिया है। अब आगे की जो प्रोसेस है, आप उचित प्रपत्रों की पूर्ति के साथ कराकर मुझे शीघ्र ही बहुत जल्द उक्त ऋण प्रदान कर हमें कृतार्थ करें या फिर प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। इतनी बात आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हाँ सादर धन्यवाद। उसके बाद में इधर आप दिनांक डालेंगे, ठीक है, इधर आप क्या डालेंगे दिनांक, और उसके बाद में इधर आप प्रार्थी या फिर क्या लिखेंगे भवदीय, और उसके बाद में आप यहाँ पर हमने बताया नहीं आवास आदा करके आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या लिखेंगे पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा इसका मार्जिन है, इधर आपको थोड़ा ये इधर कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसे सही कर लीजिएगा। आप कॉपी में जब लिखेगा एक सीरियल वाइज लिखेगा, एक मतलब कि शब्द के नीचे शब्द इस तरह करके लिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड, हाँ ये वाला, ठीक है, इस तरह वाला मार्जिन, ठीक है, ये आप, ठीक है, एक लाइन में लिखेंगे, एक सीधी रेखा में रखेंगे। यहाँ पर गलत हो गया, अब क्या करें, मतलब टाइपिंग में वैसा हो जाता है, ठीक है, तो आप इस तरह लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब एक बार फिर से बता देते कि हाँ भैया सेवा में, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जिसको पत्र लिख रहे हैं बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कि हाँ मैंने इस स्कूल से, इस कॉलेज से मैंने यहाँ परीक्षा उत्तीर्ण की है और मुझे अब कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, और मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है, और फिर मुझे जो भी इसके लिए कागजात चाहिए मैंने संलग्न कराकर इसमें भेज दिया आवेदन पत्र के साथ। अब आगे की प्रोसेस आप करके मुझे उक्त ऋण प्रदान करने की कृतार्थ करें, प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। उसके बाद में क्या लिखेंगे प्रार्थी या भवदीय, उसके बाद अपना नाम पता, ठीक है। ओके भाई, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, हमने पूरा पत्र लेखन अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करते हैं पत्र लेखन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझना है तो आज जाकर पुरानी वीडियो देखें, ठीक है। पुरानी वीडियो कहने का मतलब है मैंने ज़्यादा पुराने नहीं भाई, कल मतलब कि कल परसों ही जो वीडियो है उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको परसों रचना अलंकार करवाया था और कल ये करवाया था, ठीक है, कल ये करवाया था पूरा पत्र लेखन, ठीक है। और आज हम मतलब कि कल निबंध भी करवाएंगे, पूरा वन शॉट निबंध। वैसे तो निबंध का वन शॉट पूरा करवा चुके हैं, ठीक है भाई लोग, लेकिन फिर से लेकर आएंगे, एक बार फिर से करवाएंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पर आपको निबंध दिया जाएगा, सबसे लास्ट टॉपिक है ये आपका पूरा, ठीक है। पूरे आपके 9 नंबर में आता है, ठीक है। क्लास 10th वालों में तो 7 नंबर का आता है, लेकिन क्लास 12th में आपको 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, और दूसरा बेरोजगारी, ठीक है, पहला ये हमने बता दिया, और दूसरा यहाँ पर आप आतंकवाद भी ले सकते हैं, तीसरा हमने बता दिया बेरोजगारी, ठीक है, और फिर चौथा आप कृषि भी लीजिए, कृषक पर ले लीजिए, ठीक है, कृषक पर, ठीक है, ले सकते हैं आप। और फिर पांचवा आप लिख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार या फिर विज्ञान वरदान है आप साहब, ठीक है। तो ये 5 जो हमने करवा चुके हैं, हम पूरे एक ही क्लास में हमने करवाए भाई, और मतलब कि सेपरेट वीडियो भी है, तो आप जाकर चैनल पर देखिए एक बार, ठीक है, कितना कंटेंट भरा पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, अभी हम आप इसको हम कल ही करवाए हैं, यह भी हम कल ही करवाए हैं पर्यावरण प्रदूषण। आप जाकर इस वीडियो के नीचे देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो के नीचे देखिएगा, आपको मिल जाएगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक है। ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना होता है रूपरेखा के साथ, ठीक है। वहाँ से जाकर आप एक बार देखिए वीडियो, वहाँ से आपको जब देख लेंगे तो वहाँ से आपके चाहे निबंध में चाहे किसी भी टॉपिक पर निबंध पूछा जाए, लेकिन कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा और आप अच्छे से कोई भी निबंध आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ से पूरा हमारा, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर हमारा पूरा खत्म होता है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, आप नोट करके रख लीजिए। यहाँ से आपके यहाँ पर 90% क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाने हैं, और इसके अलावा और भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाकर एक बार जरूर देखिए, ठीक है। और हिंदी का कोई भी टॉपिक अगर आपसे सिलेबस में रह गया है, कोई भी कहानी सारांश उद्देश्य, कोई भी खंड का, या फिर कोई भी कुछ मतलब कि पत्र लेखन, कोई निबंध लेखन, कुछ भी, तो आप जाकर चैनल पर एक बार देखिए भाई, पूरा पड़ा हुआ है कंटेंट, ठीक है। तो चलिए पूरा हमारा जो मॉडल पेपर था पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के चाहते हैं तो ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़िए, ठीक है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ भी क्लास 10th की कुछ क्लासेस होती हैं, लेकिन यहाँ जो स्पेशली चैनल है क्लास 12th के लिए ही है। और आज की क्लास में हमने क्लास 12th का जो मॉडल पेपर था हमने आपको करवा दिया। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छा लाइक भले ही मत कीजिएगा, ठीक है। आप एग्जाम देने के बाद आइएगा, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो लाइक करके जाना भाई, लेकिन मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मतलब और भी सब्जेक्ट के आके जो मॉडल पेपर है वो आपको हम दे सकें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक आप एग्जाम देने के बाद आके करना, ठीक है। कि हाँ भाई कमेंट करके जाना कि हाँ ये आया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आपको विश्वास होगा, तो उस दिन आप लाइक करके जाइएगा, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर धमाकेदार इसी तरह के किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।